हाँ जी, रेडी फॉर फाइनेंशियल मार्केट क्विज? वित्तीय बाजार के क्विज के लिए रेडी हो? और अगर रेडी नहीं हो तो पहले वीडियो को पॉज करो, वित्तीय बाजार वाली वीडियोस देखो और फिर से वापस लौट के आना बेटे। द ऑब्जेक्टिव टू प्रिपेयर दिस क्विज इज, वित्तीय बाजार का क्विज बनाने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि आप अपने चैप्टर को पूरा रिवाइज कर सको। ऑल राइट, हर क्वेश्चन के लिए, आंसर के लिए 1 नंबर अपने आप को देना, गलत होगा तो 0 मार्क देना, और सोल्यूशन नोट करते रहना, और लास्ट में हम फिर इसके आंसर्स डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वित्तीय बाजार को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 1, 2, 3, 4। जो भी आंसर है वो लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 डाल के। क्वेश्चन नंबर 2, कौन से बाजार से दीर्घावधिक वित्त प्राप्त किया जाता है? दीर्घावधिक, लॉन्ग टर्म। दीर्घावधिक का मतलब 1 साल से ज्यादा ड्यूरेशन के लिए अगर पैसा चाहिए होता है तो कौन सी मार्केट में जाते हैं बेटा? क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा बाजार है जहां से अल्पावधिक वित्त प्राप्त किया जाता है? शॉर्ट टर्म, यानी कि 1 साल से कम ड्यूरेशन के लिए जो पैसा हमें चाहिए होता है वो कौन सी मार्केट से लेते हैं? नाम लिख के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। क्वेश्चन नंबर 4, एक राजकोषीय बिल की न्यूनतम राशि डैश कितनी होती है? 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये। क्या है उसका आंसर? आंसर नोट करो, आगे चलो। ओके, 4 में से कितने नंबर मिल गए अब तक तुम्हें? नोट करके रखो। चले 5वें क्वेश्चन की तरफ। चलो जी, 5वें क्वेश्चन में प्रपत्र का नाम बताओ। इस प्रपत्र को अच्छी साख वाली बड़ी कंपनियां अपने अल्पावधिक वित्त की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। अच्छी साख वाली बड़ी बड़ी कंपनियां, क्या होता है उस प्रपत्र का नाम, उस डॉक्यूमेंट का नाम? क्वेश्चन नंबर 6, ट्रू या फॉल्स बताना है आपको, सही या गलत लिख देना बस क्वेश्चन नंबर डाल के। वाणिज्यिक बैंक मांग मुद्रा, मांग मुद्रा मतलब कॉल मनी का प्रयोग कब करते हैं? तब करते हैं जब आरबीआई सीआरआर की दर को घटा देता है। ये सही है या गलत है? 7th पॉइंट, जब वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधिक वित्त की आवश्यकता होती है, वाणिज्यिक बैंकों को भी पैसे की जरूरत पड़ती है, वो कौन सी कंडीशन होती है जब उन्हें पैसे की जरूरत होती है? सोचना और तब डिसाइड करना। तो जब उन्हें अल्पावधिक वित्त की आवश्यकता होती है तो वो कौन से डॉक्यूमेंट को जारी करते हैं, उस दस्तावेज का क्या नाम है? 7 में से कितने नंबर आ गए? चलो बहुत बढ़िया। इसी खुशी में 8वें क्वेश्चन का आंसर दो। पूंजी बाजार के 2 भागों के नाम बताओ। व्हाट आर द 2 नेम्स ऑफ कैपिटल मार्केट? लिख लो वीडियो को पॉज करके, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। 9th क्वेश्चन, बाजार में नई प्रतिभूतियों का निर्गमन किया जाता है। कौन सी मार्केट है जहां पर हम नई सिक्योरिटीज इशू करते हैं, नई प्रतिभूतियों का निर्गमन करते हैं? पुरानी का नहीं करते, नई का करते हैं। वो कौन सी मार्केट होती है, क्या नाम होता है उसका? क्वेश्चन नंबर 10, प्राथमिक बाजार में प्रतिभूतियों का मूल्य किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? देखिए, 2 मार्केट्स होती हैं, एक मार्केट में कंपनी डिसाइड करती है प्राइस, और एक मार्केट में जो मार्केट फोर्सेस हैं, क्या होती है मार्केट फोर्सेस? डिमांड और सप्लाई, वो डिसाइड करती हैं। तो प्राइमरी मार्केट में, प्राथमिक बाजार में कौन डिसाइड करता है? कंपनी डिसाइड करती है या मार्केट फोर्सेस, मांग और आपूर्ति डिसाइड करते हैं? आंसर लिखना है यहाँ पे। 11th पार्ट, इस फ्लोटेशन विधि में, फ्लोटेशन विधि पढ़ा है आपने, वो टॉपिक आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। जैसे ही बोला इस फ्लोटेशन विधि में, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कितनी फ्लोटेशन विधियां आपने पढ़ी हैं। तो इस फ्लोटेशन विधि में कंपनी केवल कुछ संस्थागत निवेशकों को अपने अंश जारी करती हैं। हम डिसाइड कर लेते हैं एलआईसी को बुला लेंगे, यूटीआई को बुला लेंगे, और रिलायंस को बुला लेंगे, उनको अपने शेयर्स दे देंगे, और ये पैसा इकट्ठा करने की बहुत फास्ट विधि भी होती है। तो इस फ्लोटेशन विधि का नाम क्या है? जल्दी से नाम लिखो। 11 में से कितने नंबर आ गए? 12th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे पूछता है वो कौन सी फ्लोटेशन विधि है जिसका इस्तेमाल एक नई कंपनी तो कभी कर ही नहीं सकती? ऐसी कौन सी फ्लोटेशन विधि है भाई जो एक नई कंपनी कभी भी यूज नहीं कर सकती? सोचो और बताओ। सारी फ्लोटेशन विधियों के नाम आपके दिमाग में आने चाहिए, फटाफट पहचान लोगे कौन सी फ्लोटेशन विधि के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इस बाजार में विद्यमान प्रतिभूतियों का लेन देन किया जाता है। विद्यमान, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, पहले से सिक्योरिटीज अवेलेबल होती हैं एक मार्केट में, फिर दूसरी मार्केट में उनका लेन देन किया जाता है। वो कौन सी मार्केट होती है, उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना है। 14th क्वेश्चन, यह बाजार प्रत्यक्ष रूप से पूंजी निर्माण में सहायक होता है। प्रत्यक्ष लिखा है बेटे मैंने। कौन सी मार्केट है जो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती है कैपिटल फॉर्मेशन में, पूंजी निर्माण में? एक मार्केट होती है जो अप्रत्यक्ष रूप से पूंजी निर्माण में सहायक होती है, एक मार्केट होती है जो प्रत्यक्ष रूप से पूंजी निर्माण में सहायक होती है। तो देखना है कौन सी प्रत्यक्ष है, कौन सी अप्रत्यक्ष है। आपको उस बाजार का नाम लिखना है जहां पर प्रत्यक्ष रूप से पूंजी निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 15, डीमैट का विस्तारित रूप बताओ भाई। डीमैट का विस्तारित रूप क्या होता है? वीडियो को पॉज करके लिख के रख लो। ईमानदारी बेटे, ऑनलाइन के जमाने में ईमानदारी बहुत ज्यादा जरूरी है। 16,
भारत में कितने डिपॉजिटरी हैं, कितने डिपॉजिटरी हैं, पढ़ा था ना, बताना 1 2 3 4 5 कितने हैं, उसकी गिनती बतानी है आपको यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17, उनके नाम, अगर डिपॉजिटरी पता है तो उनके नाम भी पता होंगे। शॉर्ट फॉर्म पता है, शॉर्ट फॉर्म लिख दो, फिर विस्तारित रूप बाद में याद कर लेना। अगर शॉर्ट फॉर्म भी याद आ रही है तब भी अपने आप को एक एक नंबर दे देना, पूरा एक ही नंबर देना इसका। 18th क्वेश्चन, भारत में कितने स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, पिछली वीडियो में पढ़ा था ना, बताना कितने स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, नंबर, ओनली नंबर इज नीडेड। क्वेश्चन नंबर 19, सेबी का विस्तारित रूप, सेबी का विस्तारित रूप हिंदी में पता है हिंदी में लिख दो, इंग्लिश में पता है तो इंग्लिश में लिख दो, पर पूरा लिखना बेटे। वीडियो को पॉज करो, विस्तारित रूप लिखो, फिर अगले क्वेश्चन पे आना। क्वेश्चन नंबर 20, सेबी के कितने कार्य हैं, हाउ मेनी फंक्शंस, सेबी के कितने कार्य हैं, सेबी के कितने कार्य वाली वीडियो देखी थी ना, नहीं देखी है तो बेशक वीडियो को पॉज करके पहले उसके कार्य देख लो फिर आंसर देना। 21, अब आपको कार्य पहचानने हैं, वो कौन सा कार्य है। ओके, धोखाधड़ी और अनुचित क्रियाओं पर प्रतिबंध लगाना, ये सेबी का कौन सा कार्य है, उसका नाम लिख देना, सिर्फ अभी पूरा मत कॉपी करने बैठ जाना। 21 का ए लिख के उसका कार्य का नाम। दलालों और उपदलालों का पंजीकरण कराना, ये कौन सा कार्य है, पहचान के लिए बता दूं, दलालों उपदलालों का पंजीकरण, सामूहिक निवेश योजनाओं का पंजीकरण, ये सारे आते हैं उसके अंदर, कौन सा कार्य होता है, याद आ रहा होगा। सी पार्ट, निवेशकों को शिक्षित करना, एजुकेटिंग द इन्वेस्टर्स, कौन से कार्य में आना चाहिए। डी पार्ट, मध्यस्थों की लेखा परीक्षा कराना, और सिर्फ मध्यस्थों की क्यों कराना, कई बार तो स्टॉक एक्सचेंजेस की भी लेखा परीक्षा करा देते हैं, और जो अलग अलग कंपनीज हैं जो वहाँ पे शेयर्स में इन्वेस्ट करवा रही हैं लोगों से, उनके भी खातों की जांच कराने के लिए सेबी बोल सकता है, तो ये क्यों करवा रहा है, कौन सा कार्य है। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, मध्यस्थों को प्रशिक्षित करना, करोड़पति का आखिरी सवाल, मध्यस्थों को प्रशिक्षित करना कौन सा कार्य है सेबी का, जरा बताओ 25 में से कितने नंबर आए हैं। अब डिस्कस करते हैं इसके सॉल्यूशंस, पहले वीडियो को पॉज करके अपने मार्क्स नहीं, चलो सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे तभी तो पता चलेगा। चलो अब सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। लो जी, सॉल्यूशन की बारी आ गई। वित्तीय बाजार को कितने भागों में बांटा जा सकता है, 2, किस किस का सही है, और कौन कौन से होते हैं, पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार। क्वेश्चन नंबर 2, कौन से बाजार से दीर्घ अवधि वित्त प्राप्त किया जा सकता है, वेरी गुड, पूंजी बाजार से। नंबर 3, कौन से बाजार से अल्पावधि वित्त प्राप्त किया जा सकता है, मुद्रा बाजार से। ओके, 4th क्वेश्चन, एक राजकोषीय बिल की न्यूनतम राशि 25,000 रुपये, 25,000। क्वेश्चन नंबर 5, इस प्रपत्र को अच्छी साख वाली बड़ी कंपनियां अल्पावधिक वित्त के लिए प्रयोग करती हैं, क्या नाम था इसका, वाणिज्यिक प्रपत्र, या फिर और किस नाम से जानते हैं बेटा हम इसे इंग्लिश में, कमर्शियल पेपर्स। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रू या फॉल्स, वाणिज्यिक बैंक मांग मुद्रा का प्रयोग तब करते हैं जब आरबीआई सीआरआर की दर को बढ़ा देता है, हमने लिखा है यहाँ पर घटा देता है, सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्या होना चाहिए यहाँ पर, सीआरआर की दर को बढ़ा देता है, क्योंकि जब आरबीआई सीआरआर की दर को बढ़ाता है तो ऐसे में वाणिज्यिक बैंक को और पैसा उसको पास जमा करने की आवश्यकता होती है, तो फिर वो एक दूसरे से लेना शुरू करते हैं उस पैसे को। 7th पॉइंट, जब वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधिक वित्त की आवश्यकता होती है, कमर्शियल बैंक्स को भी अल्पावधिक वित्त की जरूरत पड़ सकती है, उन्हें भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है। कब जरूरत पड़ सकती है उन्हें, जब उनके पास पैसा मांगने वाले ज्यादा आ जाते हैं और पैसा जमा कराने वाले कम, तो फिर वो अपनी अल्पावधिक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो दस्तावेज जारी करते हैं, उस डॉक्यूमेंट को हम किस नाम से जानते हैं, बचत प्रमाण पत्र, इंग्लिश में किस नाम से कहते हैं इसको, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। और याद रखो, सर्टिफिकेट हमेशा बैंक देगा, प्रमाण पत्र बैंक देगा, ऐसे करके याद रखो अपने दिमाग में। 7 हो गए, 7 में से 7 किस किस के आ गए, चलो 8वां, पूंजी बाजार के 2 भागों के नाम क्या क्या हैं, प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार। 9th क्वेश्चन, कौन से बाजार में केवल नई प्रतिभूतियों का निर्गमन किया जाता है, प्राथमिक और द्वितीयक में से कौन सी मार्केट में नई प्रतिभूतियों का निर्गमन किया जाता है, फर्स्ट मार्केट में ही होगा, तो क्या नाम हो गया, बिल्कुल सही, प्राथमिक बाजार में नई प्रतिभूतियों का निर्गमन किया जाता है। 9 नंबर। 10th क्वेश्चन, प्राथमिक बाजार में प्रतिभूतियों का मूल्य किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, हमने डिस्कस किया था, प्राथमिक बाजार में कंपनी शेयर्स को लेकर आती है और निवेशक उसको खरीदते हैं, तो कंपनी अपने घर से ही उनका प्राइस डिसाइड करके चलती है। तो प्राथमिक बाजार में प्रतिभूतियों का मूल्य किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, कंपनी द्वारा, परफेक्ट। 11th क्वेश्चन, इस फ्लोटेशन विधि में कंपनी केवल
कुछ संस्थागत निवेशकों को अपने अंश जारी करती है। वो कौन सी विधि है? पहले याद करने की कोशिश करो कितनी फ्लोटेशन विधियां आपने पढ़ी हैं। हमने 5 तरह की फ्लोटेशन विधियां पढ़ी हैं। प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गमन, फिर विक्रय के लिए प्रस्ताव, फिर मध्यस्थ उसके द्वारा निजी विनियोग, फिर अधिकार निर्गमन और EIPO। तो ये कौन सी फ्लोटेशन विधि जिसमें कुछ ही लोगों के पास जाते हैं, कुछ निजी लोगों के पास ही जाते हैं? क्या नाम है उसका? निजी विनियोग। क्योंकि निजी विनियोग में कंपनी केवल कुछ संस्थागत निवेशकों के पास ही जाती है और उनसे पैसा इकट्ठा कर लेती है। ये वित्त इकट्ठा करने की काफी तेज विधि है, फास्ट विधि है। 12th क्वेश्चन, इस फ्लोटेशन विधि का प्रयोग एक नई कंपनी कभी भी नहीं कर सकती जब वो अपने पहले से मौजूद अंशधारकों को शेयर इशू करने के बारे में सोचती है। और वो कौन सी प्रक्रिया होती है? अधिकार निर्गमन। यानी कि राइट इशू में, अधिकार निर्गमन में कंपनी कभी भी जो एक नई कंपनी है वो कभी भी उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि उसके कोई मौजूदा अंशधारक ही नहीं है। अभी तो अंशधारक बनाएगी वो। 13th, इस बाजार में विद्यमान प्रतिभूतियों का लेन देन किया जाता है। कौन सी मार्केट है जहां पर विद्यमान प्रतिभूतियों का लेन देन होता है? परफेक्ट, द्वितीयक बाजार। और किस नाम से जानते हैं हम इसको? स्टॉक एक्सचेंज, सेकेंडरी मार्केट, शेयर बाजार। क्वेश्चन नंबर 14, यह बाजार प्रत्यक्ष रूप से पूंजी निर्माण में सहायक होता है। डायरेक्टली फटाफट हम इससे पैसे इकट्ठा करते हैं, डायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन में हमारी मदद करता है, वो होता है प्राथमिक बाजार, प्राइमरी मार्केट। नाउ 15th, डीमैट का विस्तारित रूप डीमेटीरियलाइजेशन। भारत में कितने डिपॉजिटरीज हैं? 2। और उनके नाम देखें किस किस को याद है? NSDL एंड CDSL। विस्तारित रूप नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। ऑल राइट, 18th पार्ट, भारत में कितने स्टॉक एक्सचेंजेस हैं? कितने स्टॉक एक्सचेंजेस पढ़े हैं हमने? 9। अरे वाह, कौन बनेगा करोड़पति में जाने के लिए तैयार हो गए तुम तो। क्वेश्चन नंबर 19, सेबी का विस्तारित रूप हिंदी में और इंग्लिश में? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और हिंदी में लिखना हो तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। एंड है ये, मैं गलती से लिखना भूल गई थी। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने कार्य करता है सेबी? 3। कौन कौन से कार्य हैं वो? संरक्षणात्मक, नियामक और विकासात्मक। वेरी गुड। चलो अब कार्य पहचानो फटाफट। पहला, धोखाधड़ी और अनुचित व्यापारिक क्रियाओं पर प्रतिबंध। बताओ भाई कौन सा कार्य है? सुरक्षात्मक, नियामक या विकासात्मक? सुरक्षात्मक, क्योंकि सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबंध लगाता है वो चीजों पे। बी पार्ट, दलालों और उपदलालों का पंजीकरण। जब भी पंजीकरण की बात आए बेटा, हमेशा वो नियामक ढांचा होगा। सी पार्ट, निवेशकों को शिक्षित करना। क्यों करते हैं हम निवेशकों को शिक्षित? आपने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भी पढ़ा है। उपभोक्ताओं को शिक्षित क्यों किया जाता है? ताकि उनका हनन ना हो, उनके संरक्षण के लिए उनको उनके अधिकारों के बारे में बताया जाता है। तो उनके संरक्षण के लिए निवेशकों को शिक्षित किया जाता है। तो फिर क्या लगता है कौन सा कार्य है ये? सुरक्षात्मक या संरक्षणात्मक? वेरी गुड। डी पार्ट, मध्यस्थों की लेखा परीक्षा कराना। खाली मध्यस्थों की क्यों, कंपनी की भी जांच करा देते हैं कई बार, जो ब्रोकर्स हैं उनकी जांच करा देते हैं, और जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनकी भी जांच करा देते हैं। जांच कराते हैं, डंडा लेके घूमते रहते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो कौन सा कार्य हो गया ये? नियामक। और करोड़पति का आखिरी कार्य, मध्यस्थों को प्रशिक्षित करना। जब भी हमें ट्रेनिंग मिलती है तो हमारा विकास होता है, ट्रेनिंग मिलती है तो विकास होता है। कौन सा कार्य लगता है ये आपको? विकासात्मक कार्य। क्यों ना ये 5 कार्य तो याद कर ही लें पहले। धोखाधड़ी, अनुचित व्यापारिक क्रियाओं पर प्रतिबंध, संरक्षणात्मक। दलालों उपदलालों का पंजीकरण, नियामक। निवेश योजनाओं का पंजीकरण, नियामक। निवेशकों को शिक्षित करना है ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके, सुरक्षात्मक। मध्यस्थों की जांच कराना, नियामक। और मध्यस्थों को प्रशिक्षित करना है क्योंकि प्रशिक्षण कराने से हमारा विकास होता है। तो कौन सा कार्य है? विकासात्मक कार्य है। ओके, अब फटाफट मुझे अपने मार्क्स बताओ, 25 में से कितने आए हैं? मुझे कमेंट करो कि आपके 25 में से कितने मार्क्स आए हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।